अच्छा भाई, explain three reasons associated with cost of production, why the supply curve for a particular market may shift to the right, and consider the extent to which the government microeconomic policy may also shift the supply curve for a particular market to the right. अब यहाँ पे हमारा जो मेन क्वेश्चन है ना, वो किसके बारे में बात कर रहा है? वो है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। तो यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि बात करते हैं अबाउट वेदर कंडीशंस, जो बात करते हैं अबाउट लेट सपोज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वगैरह के बारे में। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास, चलो टेक्नोलॉजी तो कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से रिलेट कर भी देगी, पर वेदर कंडीशंस का होना, नेचुरल डिजास्टर का होना, वो बहुत ज्यादा डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है विद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, चलें अब इसका आंसर जो है वो लिखते हैं। सबसे पहले हमने सर क्या बात करनी है कि ये सप्लाई कर्व जो है वो सर क्या होता है। ठीक है, आपको बताना है कि सप्लाई कर्व जो है वो क्या रिलेशन, क्या चीजें जो है वो शोकेस कर रहा होता है। तो सप्लाई कर्व जो है वो बेसिकली आपको बताता है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई का रिलेशन। ठीक है, दूसरा हमारे पास सर ये है कि अगर तो शिफ्ट आता है ना आपके सप्लाई कर्व में। अब आपके सामने है कि इसने क्या बोला आपको यार, क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की हमें बात करनी है एंड इट में शिफ्ट टू द राइट। अब देखें, राइट तो यही इंडिकेट करता है कि हमारी सप्लाई हो चुकी है इंक्रीज। ये आपकी प्राइस है, ये है आपकी क्वांटिटी, डिमांड आ गई है। सही, सप्लाई और सप्लाई कर्व में जो है वो आपका एक आउटवर्ड शिफ्ट आ चुका है। पी से आप चले गए हैं P1, क्यू एस से आप चले गए हैं QS1। ठीक है, अब हुआ हमारे पास सर ये कि जो राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, और हमारा जो मेन क्वेश्चन है इट इज अबाउट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो सर सबसे पहली बात इज फॉल इन वेज रेट्स। अगर आपके वेज रेट्स कम होंगे तो इससे सर क्या होगा कि आपका लेबर जो है वो अब चीपर है। सही है, और इससे हमारे पास सर क्या होगा यार कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी, और सर इट विल बी प्रॉफिटेबल टू सप्लाई गुड्स। ठीक है, अच्छा, जिससे हमारे पास सर क्या हो रहा है कि फर्म का जो आउटपुट लेवल है वो भी इंक्रीज हो रहा है। डन। अच्छा, ये तो हमने सर बात कर दी फॉल इन वेज रेट, जो कि आपका एक पॉइंट था। तो आप इसको देखो लिखोगे कैसे पेपर में। सही है कि यार वन रीजन फॉर अ राइटवर्ड शिफ्ट इन इज अ फॉल इन द वेज रेट इफ लेट सपोज लेबर बिकम्स चीपर। लेट सपोज नहीं लिखना यार। सही है, इफ लेबर बिकम्स चीपर firms cost of production decrease, making it more profitable to supply goods at each price level. As a result, firms increase output, shifting the supply curve to the right. आपने ये पूरी बात यहाँ पे लिख दी। अब जो दूसरा रीजन है, दैट इज अबाउट इंक्रीज इन वर्कर प्रोडक्टिविटी। इंक्रीज इन वर्कर प्रोडक्टिविटी। ना सर, अब होता ही है कि अगर आपका वर्कर सर क्या है एफिशिएंट हो जाए। ठीक है, लेट सपोज उसको एफिशिएंट इसलिए हुआ क्योंकि उसे जो है वो प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही थी, या सर उसकी स्किल्स को क्या कर दिया गया है, इम्प्रूव जो है वो कर दिया गया। तो इससे सर क्या होगा कि फर्म्स जो है नाउ दे विल बी एबल टू प्रोड्यूस मोर आउटपुट। अब यहाँ पे आउटपुट ज्यादा के साथ ये भी लिखना विद द सेम लेवल ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, सेम रिसोर्स के साथ, जिससे क्या होगा, आपकी एवरेज कॉस्ट हो जाएगी कम, जिससे सप्लाई जो है फर्म्स जो है वो सर क्या करेंगी, अपनी बढ़ा देंगी, जिससे अगेन एक सर क्या आ गया, आउटवर्ड शिफ्ट आ गया। तो अब आप अपने एग्जाम में कैसे लिखोगे कि जो सेकंड रीजन है दैट इज इंक्रीज इन वर्कर्स प्रोडक्टिविटी, इफ वर्कर्स बिकम मोर एफिशिएंट, perhaps due to better training or improved skills, firms can produce more output with the same resources. This increase in the output will be reducing the cost per unit of output,
encouraging firms to supply more, leading to a rightward shift in the supply curve. ठीक है, चलें अब जरा आगे चलते हैं। इसके बाद हमने सर क्या बात करी कि यार थर्ड रीजन इज योर फॉल इन द रॉ मटेरियल कॉस्ट। तीन रीजंस की बात हुई थी ना, फॉल इन रॉ मटेरियल कॉस्ट। सही है, इसमें हमारे पास सर क्या है, जो आपकी जो की इनपुट्स हैं, सही है, जो की रिसोर्सेज हैं वो कम हो चुके, तो फर्म्स में फेस लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी लेवल्स इंक्रीज हो गए। ठीक है, और साथ ही साथ सर क्या होगा, इट विल बी इंसेंटिवाइजिंग योर फर्म, इंसेंटिवाइजिंग firms to increase supply at all price levels। ठीक है, अगेन सर शिफ्टिंग योर सप्लाई का टू राइट। देखिए अब हमारे पास है ना, होता पता है क्या है कि सर अब ये प्रॉफिटेबिलिटी का वर्ड रिपीट हो गया, यहाँ भी हर जगह आपने रिपीट किया है, तो ये गलत तो नहीं है कहीं। देखिए बात समझें आप, हमेशा है ना आपके पूरे आंसर में ना इफेक्ट्स जो हैं वो तो सेम ही रहेंगे ना। भाई कोई सा भी क्वेश्चन है, इन्फ्लेशन का क्वेश्चन है, इन द एंड क्या लिखेगा, प्राइस लेवल इंक्रीजेस। तो प्राइस लेवल इंक्रीज तो कितनी दफा आएगा उस क्वेश्चन में। इसी तरीके से सप्लाई कर आउटवर्ड शिफ्ट हो रही है, ये मेन पॉइंट नहीं है, ये है आफ्टर इफेक्ट का भी आफ्टर इफेक्ट। ठीक है, तो इसका कोई मसला नहीं होता। मेजॉरिटी बच्चे जो हैं वो अपना जो नॉलेज अंडरस्टैंडिंग का पॉइंट है ना उसको रिपीट करते हैं। देखिए जब आपका बेस रिपीट होगा ना तो एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा। बेस रिपीट नहीं है, आपकी एनालिसिस फर्दर एनालिसिस में थोड़ी बहुत रिपीटेशन है, सही है, और वो क्वेश्चन के अंदर बात भी वही हो रही है कि सप्लाई कर्व को पढ़ाना है तो चलेगा। सही, अब आप अगर बोलोगे यार पहले सवाल में आप जो है वो लेट सपोज आप बोलोगे यार फॉल इन दी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और नीचे लिख दो फॉल इन रॉ मटेरियल कॉस्ट, तो फिर ये दोनों चीजें जो है वो रिपीट हो जाएंगी। ठीक है, चले अब हमारे पास देखो यहां तक तो ये इस क्वेश्चन के आपने देखा होगा, अगर हम एक पैटर्न भी देखें तो जितने भी जो ए पार्ट के जो क्वेश्चंस हैं उसमें क्या हो रहा है यार कि वो आपसे जो है वो एक क्वेश्चन को दो चीजों में तोड़ देता है और बाद में वो आपसे कंसिडर दी एक्सटेंट के बारे में बात करता है। अभी हमने इतना आंसर जो है वो आपको बता दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंसिडर दी एक्सटेंट के गवर्नमेंट की माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी कैसे जो है वो इन्फ्लुएंस करेगी। अब देखें गवर्नमेंट की जब माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करते हैं तो गवर्नमेंट का मेन एम होता है टू प्रोवाइड सब्सिडीज, क्योंकि ये सप्लाई से रिलेटेड बात है तो मैं सब्सिडीज से रिलेट कर रहा हूं। सही, आ जाए तो गवर्नमेंट माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी वो भी सर क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है, आपकी सप्लाई। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है सर, गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड कर रही है सब्सिडीज। जब गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करेगी तो इससे क्या होगा कि आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो हो जाएगी कम। ठीक है, अब जब आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गई तो ऑटोमेटिकली सर इट विल बी इनकरेजिंग योर फर्म्स टू प्रोड्यूस मोर आउटपुट। ठीक है, जिससे क्या हो रहा है कि आपका सप्लाई कर्व इज शिफ्टिंग टू द राइट। हाउ एवर, sir, the extent of this shift depends on factors such as the size of the subsidy and whether firms
actually use it to expand production, या फर्म्स उसको एक्चुअल में यूज कर भी रहे हैं या नहीं. प्लस सर इट में ऑल्सो डिपेंड ऑन अदर पॉलिसीज, जैसे कि रेगुलेशंस विच कुड रिस्ट्रिक्ट. अब कहीं पे अगर आप सप्लाई की बढ़ाने की बात करते हो तो कहीं पे आपकी पॉलिसी जो है वो प्रोडक्शन कम करने की भी बात जो है वो कर रही होती है. ठीक है, कोई कुछ पूछ रहा था शायद. सर मैं बोल रहा था कि ये पीईएस के ऊपर भी तो डिपेंड करता है ना, कि अगर पीईएस इन इलास्टिक हुई तो भी सप्लाई बढ़ना मुश्किल होगा। बात आपकी एकदम ठीक है, परफेक्ट बात है, पर बात हो रही है गवर्नमेंट की माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर. तो क्या यहाँ पे आप पीएस को लेकर आओगे? नहीं सर, मतलब गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी, बट पीईएस इन इलास्टिक थी फर्म की, तो वो कैसे बढ़ाएगा सप्लाई अपनी? देखें, हमारे पास सर क्या हो रहा है कि अभी हम यही बात कर रहे हैं कि आपके जो मेन जो मसला है दैट इज अबाउट द बजट. बजट जो है वो आपका मेन इशू है यहाँ पे. सही है, अगर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है तो वो आपकी पीएस को क्या कर सकती है, ग्रेटर देन वन कर सकती है. सब्सिडी का मतलब जो है इट्स असिस्टेंस. अब असिस्टेंस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, असिस्टेंस कोई भी फॉर्म में हो सकती है. ठीक है, तो पीएस का पॉइंट आप जब लिखते हैं जब गवर्नमेंट की पॉलिसी की बात यहाँ पे नहीं हो रही होती. ठीक है, सही है सर। तो हम क्या बात करेंगे कि ओवरऑल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है कैन शिफ्ट द सप्लाई कर्व टू द राइट. बट अब आपको अब एंड करना है ना, तो अब आप वाला जो पॉइंट है ना उसको जरा एक काम करते हैं, ब्लेंड करके इसको एंड में जो है वो लिख देते हैं. सही है, और पीएस का वर्ड नहीं लिखेंगे, कुछ मार्केट की कंडीशंस या कुछ हम जो है वो मार्केट के बिहेवियर के हिसाब से कुछ लिखते हैं. चले आ जाए. ओवरऑल गवर्नमेंट पॉलिसी कैन शिफ्ट द सप्लाई curve to the right, but the extent of this depends on how responsive firms are to the policy. ठीक है, and the specific conditions of the market. Done. Therefore, while cost reductions and policy measures can increase supply, the effectiveness is not guaranteed. The effectiveness is not guaranteed and will vary depending on the situation. ठीक है भाई, समझ आया? चलें, इस क्वेश्चन में अगर कोई मसला है तो पूछ लें, ताकि फिर मैं जो है वो 3B पे जो है वो आ जाऊं. सर इसका जरा कंक्लूजन में आपसे बता देंगे? देखो, हमारे पास है ना, वही वाली बात करी हमने कि यहाँ पे इट ऑल डिपेंड्स के आपकी मार्केट कंडीशंस क्या है, कि फर्म रिस्पॉन्ड करने जैसी है भी या नहीं. दूसरा हमारे पास सर ये है कि यार
कॉस्ट जो आपने जो भी आप पॉलिसी लगाओ, ठीक है, जो भी आप पॉलिसी जो भी आप मेजर लगा लो, जरूरी नहीं है कि यार जैसा आपने सोचा हो वैसा ही फर्म्स रिएक्ट कर रही हो। सही है। पॉलिसी का हमेशा इम्पैक्ट जो है वो अनसर्टेन भी जो है वो हो सकता है। ठीक है, ये बात है। सही डन। सर। यहाँ पे मैंने कंक्लूड जो है वो सर सिर्फ यहां से लेके यहां तक जो है वो किया है। ठीक है, आप ये समझें कि पूरा हमने एवेल्युएट करना है, कंक्लूजन जो है वो नेक्स्ट स्टेप होता है। ठीक है, और वो आप अपने 12 मार्कर के में करें, 8 मार्कर में अगर आप जो है वो लेट सपोज आपको करना भी है तो उसको एवेल्युएशन के साथ ही जो है वो ब्लेंड करके जो है वो लिख दे तो आपको 1 नंबर दे देगा। सही है। चलो, पर लिखना है दोनों केसेस में। 12 नंबर वाले में अलग से शो कर देना 2-3 लाइन नीचे, और 8 मार्क वाले में जो है वो उसको एवेल्युएशन के साथ ही ब्लेंड करके लिख देना। ठीक है। चलो, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। असेस दी, अच्छा, 2 साइडेड आंसर है भाई। असेस द एक्सटेंट टू विच knowledge of products PES is the most useful major elasticity to a firm needing to react quickly to changes in its market। चले भाई आ जाए। तो आपको बेसिकली यहाँ पे जो है पूरा क्वेश्चन जो है वो आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से रिलेटेड है। चले आ जाए, लिखते हैं इसको अब। सबसे पहले आपने बोला कि भाई पीएस को कर दिया आपने, डिफाइन करा। सही है। आपने पीईएस का फॉर्मूला भी लिखा। ठीक है। आपने बताना है इलास्टिक पीईएस के बारे में। आपको बताना है इन इलास्टिक पीईएस के बारे में। ठीक है। इलास्टिक पीईएस इज प्रोडक्शन गेट्स इजीली चेंज्ड। आंसर इसमें सर क्या होता है कि भाई प्रोडक्शन इज नॉट दैट इजी टू चेंज। सही है, इतना ज्यादा इजी नहीं है कि आप उसे जो है वो चेंज जो है वो कर सको। आगे चलते हैं। अब क्या हुआ कि देखो नॉलेज ऑफ पीईएस जो है, अच्छा यहाँ पे क्या करो, एक और आप काम कर सकते हो ऐसे ही। इसका कोई नंबर वगैरह नहीं होगा, सिर्फ एग्जामिनर को खुश करने के लिए ना 2 ग्राफ्स ही बना दो, इलास्टिक पीएस के और इन इलास्टिक पीएस के। प्राइस क्वांटिटी, प्राइस क्वांटिटी। एक आप बना दो अपना ये वाला कर्व कि भाई पीएस यहाँ पे जो है वो लेस देन 1 है। एक आप बना दो ये वाला कर्व कि यहाँ पे पीएस जो है वो आपकी ग्रेटर देन 1 है। ठीक है। अब चलें आगे चलते हैं। यहाँ तक आपने अपना इंट्रो इतना लिख दिया, इंट्रो के अंदर हर चीज, कि अब आपको जो है वो नंबर इंट्रो के जो है वो मतलब उसको पता है कि यार इसको सब आइडिया है इस बच्चे को, नॉलेज के नंबर कुछ ना कुछ 1 नंबर तो अब कंफर्म मिल ही जाएगा। ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप डेफिनेशन सिर्फ लिखें तो आपको जो है वो मैंडेटरी 1 नंबर मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, डेफिनेशन के मार्क्स नहीं होते हैं, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग ओवरऑल आंसर में देखी जाती है। ठीक है। साथ ही साथ जब आप इलास्टिक पीएस की बात कर रहे हो तो आप इसे जो है वो एक्सप्लेन नहीं करने बैठ जाना, आप इसे जो है वो इसकी भी डेफिनेशन लिखना। सही है, कि भाई वे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इलास्टिक पीएस, एंड वेयर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दैट इज इन इलास्टिक पीएस। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को पता चलेगा कि यार इसको डेफिनेशंस जो है वो हर किसी की पता है। चलें, अब कुछ ऐसी भी आवाम होती है मार्केट के अंदर जो कि सर सारी चीजें बताने लग जाएगी, पीएस ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1, इक्वल टू इनफाइनाइट। सही है, इक्वल टू 0, सब बताने लग जाएंगे। अब फिर बोलते हैं सर हमने क्या पूरा पेपर लिख दिया।
भाई आप अब कॉन्टेक्स्ट से हट चुके हो। आपने जब एक्सट्रीम केसेस पे आ चुके हो, आपको किसी ने बोला करने को, बोला आपको इलास्टिक और इनइलास्टिक का भी करने को नहीं है। ये आप सिर्फ बताना चाह रहे हो कि आपको जो है वो आंसर का कंटेंट पता है। अगर आप अपने एक्सट्रीम केसेस को बताने लग जाओगे तो आपका पूरा आंसर जो है वो सिर्फ और सिर्फ पीएस की टाइप्स बताने में निकल जाएगा। ठीक है। आप अपना मेन कंटेंट छोड़ दोगे, क्योंकि ये भी होता है पेपर के अंदर। ये अभी आपको अजीब लग रहा होगा कि जब आपका आंसर बहुत ज्यादा लेंथ पे आ जाता है ना, तो आपके अंदर से वो होता है कि यार मैं तो इतना लिख लिया, अब तो सही ही होगा ये। और फिर आप उस रिदम में जाते रहते हो और वो पूरा आप जो है वो एक इररेलेवेंट मटेरियल ऐड ऑन कर रहे होते हैं, जिसको एग्जामिनर बड़े तरीके से 0 मार्क जो है वो देता है। ठीक है। चलें। अब हमारे पास सर क्या होता है यहाँ पे, अब आप बताएं मेन कंटेंट कि भाई व्हाई नॉलेज ऑफ पीईएस इज यूजफुल। ठीक है, नॉलेज क्यों यूजफुल है पीईएस की, क्योंकि देखो मुझे किस तरीके से रिएक्ट करना है वो पीईएस ही बताता है। ठीक है, तो पीईएस बताता है फर्म्स एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू प्राइस सिग्नल्स। कैसे लिखोगे आप कि नॉलेज ऑफ पीईएस इज यूजफुल टू अ फर्म बिकॉज सर फ्रॉम दैट firm will be able to know how quickly to react to the market changes because it shows the firm's ability to respond to the price signals. अब आप सर क्या करोगे कि लेट सपोज अब आपकी डिमांड इंक्रीज हुई, इफ डिमांड इंक्रीजेस। सही, थोड़ा सा बिल्डअप दे के अब कहानी हम स्टार्ट कर रहे हैं। इफ डिमांड इंक्रीजेस एंड प्राइस राइज, तो सर इससे क्या होगा, अ फर्म विद पीईएस greater than 1 can quickly increase production। अच्छा, प्रोडक्शन तो इंक्रीज करी एंड टेक एडवांटेज ऑफ हाई प्राइसेस, जिससे हमारे पास सर क्या होगा कि जब आपकी प्राइसेस जो है वो क्या होने लग गई, इंक्रीज हुई, तो आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो गया, आपका मार्केट शेयर इंक्रीज हो गया। अब यहाँ पे रुकना नहीं है, यहाँ पे आप बात करेंगे भाई दिस इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन इंडस्ट्रीज, इंपॉर्टेंट इन इंडस्ट्रीज where firms can hold stocks or where production can be adjusted easily, सच एज, आगे आप बताओगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर ऐसा होता है, क्योंकि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में तो पीएस इज यूजुअली लेस देन 1 ओनली। बट साथ ही साथ आप अगर ये बोलोगे, आपने बता दिया आपने कि देखो ये जो ऊपर हम लोग नहीं बात कर रहे थे इलास्टिक एंड इलास्टिक की, ठीक है, उसको हमने यहाँ पे जो है वो रिलेट कर दिया। डन। अब अगर सप्लाई इज इन इलास्टिक, अब अब अगर सप्लाई जो है वो इन इलास्टिक है, तो इस केस में सर क्या होगा भाई कि ड्यू टू लॉन्ग प्रोडक्शन टाइम्स, ड्यू टू लॉन्ग प्रोडक्शन टाइम्स, सही है, और कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स, firm will struggle to respond quickly, ठीक है, limiting its ability to benefit
from changing market conditions. अब क्या हुआ? Therefore sir, PES जो है, it provides valuable information about short run flexibility. सही है? तो PES आपको सर क्या बात कर रहा है सर? ये बता रहा है आपको कि यार शॉर्ट रन में क्या इज इट इजी टू रिस्पॉन्ड, किसके लिए जो है वो रिस्पॉन्सिवनेस इजी है, किसके लिए नहीं। ठीक है, यहां तक सर आपको जो है वो आराम से सर जो है वो आपने कंटेंट जो है वो अच्छा खासा कवर अप जो है वो कर लिए। अब हम बोलेंगे कि नहीं यार, अलोन पीईएस जो है इज नॉट दैट यूजफुल। ठीक है, अब हम पीईएस की बुराई करने लग जाते हैं कि भाई अलोन पीईएस इज नॉट दैट यूजफुल। अच्छा भाई, there are some other elasticities as well that should be equally been considered। ठीक है, तो हमारे पास सर कुछ अदर इलास्टिसिटीज में जो सबसे बेहतरीन इलास्टिसिटी है, जिसका मेजॉरिटी में जो है वो बेनिफिट होता ही है, दैट इज योर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अब आपने बता दी पीईडी के बारे में अदर पॉलिसीज, ठीक है, ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज। अच्छा, तो अब सर क्या हुआ यहाँ पे कि पीईडी इज क्रूशल इन डिटरमाइनिंग। हाँ सर। जी बोले। सर पीईडी को डिफाइन नहीं करना, उसकी डेफिनेशन नहीं देनी और वैल्यूज नहीं नहीं बतानी। नहीं 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 नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप जो है वो ऑल्टरनेटिव पॉलिसी जो है वो लिख रहे हो, आपको पीईडी का क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन पीईएस का है। ठीक है, पीईडी का अगर आप ये डेफिनेशन लिखते हो ना, तो एग्जामिनर आपको कोई नंबर काटेगा नहीं, पर वो बहुत ज्यादा आपने फिर फजूल में अपने आंसर को लेंथ की तरफ ले जा रहे हो। ठीक है, वो पूरा जो आप एक रिदम बना के बैठे हो ना, वो टूट सकता है फिर। चले, तो सही पीईडी सही। इज क्रूशियल इन डिटरमाइनिंग हाउ कंज्यूमर्स रिस्पॉन्ड टू प्राइस चेंजेस। सही है, आपने ये समझाते समझाते इसकी डेफिनेशन भी क्लियरली बताई दी ना, कि ये बेसिकली बात करता है कि डिमांड में कितना चेंज आएगा इफ योर प्राइस वुड बी चेंजिंग। ठीक है, अब आप बताएं कि अगर तो पीईडी जो है इफ इट वुड बी ग्रेटर देन वन, तो इस केस में हमारे पास सर क्या होता है कि यार स्मॉल इंक्रीज इन प्राइस could lead to a large fall in quantity demand, meaning the firm may lose revenue even if it can increase supply quickly। ठीक है सर, अगर तो इलास्टिक डिमांड है ना सर, तो सर हमारे पास सर क्या होगा, अगर तो फर्म्स जो है वो रिस्पॉन्ड करती भी हैं, तो कोई भी सर फायदा ऐसा खास है नहीं, क्योंकि डिमांड इज इलास्टिक। ठीक है, अब हम लोग एक और ऑल्टरनेटिव पॉलिसी की तरफ आते हैं, जो कि हमारी सर कौन सी पॉलिसी है? वाईईडी। चाहिए, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब क्यों वाईडी की हम लोग बात कर रहे हैं? देखिए, आपको बताना है कि यार फ्लक्चुएशंस के वक्त क्या हो रहा है। वाईडी जो है वो इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। तो अब इस केस में क्या होगा भाई, फॉर एग्जाम्पल अगर तो एक रिसेशन का फेज है, ड्यूरिंग अ रिसेशनरी फेज, आपके जो नॉर्मल गुड्स हैं
उनकी डिमांड तो गिर जाएगी। एंड फर्म्स जो है विल हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंगली। ठीक है। और फिर सर क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट अकॉर्डिंगली मतलब क्या भाई? एडजस्ट क्या भाई? उसकी प्रोडक्ट की रेंज। ठीक है। जितना स्पेसिफिक उतने नंबर। फिर हमने बोला यार कि देखो, जब बात चली रही है तो तीसरे की भी बात कर ही देते हैं, दैट इज आपका XED, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर competitive मार्केट्स। ऐसी मार्केट्स जहां पे you can easily find substitutes, you can easily find some complementary goods as well। तो सर ये इंपॉर्टेंट है competitive मार्केट्स के अंदर। as it shows as it shows how demand for a product how demand for a product is affected by changes in the price of substitute। चलें, अब हमने सर क्या बात करी यार कि देखें, in addition there are certain practical factors as well that limit the usefulness of PES। देखें, वो इंडस्ट्रीज, सही, अब यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं लिमिटेशन ऑफ PES की। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि आपके पास सर सबसे पहली बात तो ये हमने बोला कि यार वो इंडस्ट्रीज जो कि बना रही हैं पेरिशेबल प्रोडक्ट्स। तो अब क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, जैसे कि एग्रीकल्चर एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स हो गए, तो फर्म्स कैनॉट इजीली स्टोर आउटपुट। फर्म्स आउटपुट को इजीली स्टोर नहीं कर सकते। सही है। तो अगर हमारे पास सर क्या हुआ कि भाई इवन इफ सप्लाई इज इलास्टिक इन थ्योरी, क्विक रिएक्शंस मे नॉट बी ऑलवेज feasible। इन थ्योरी सप्लाई इज मोस्टली इलास्टिक, बट वही बात है सर कि क्विक रिएक्शंस आर मोस्टली डिफिकल्ट। ठीक है। सिमिलरली सर, कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन, ऑल अफेक्ट हाउ PES इज इन प्रैक्टिस। तो कुछ कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स हो गए आपके, हमारे पास हो गया अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, और हो गया आपका टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। चले सर, ओवरऑल नॉलेज ऑफ PES इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फर्म जिनको बड़ा क्विकली रिएक्ट करना है, because as it indicates how easily output can be adjusted in response to the market changes। However, sir, it is not always a useful measure, as your other elasticities such as PD and YD may be more relevant depending on the demand conditions। Therefore, the usefulness of PES depends on, अब आ जाए भाई कि यूजफुलनेस ऑफ PES डिपेंड्स ऑन, सबसे पहली चीज, द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट का नेचर क्या है। इट डिपेंड्स ऑन आपकी प्रोडक्शन कंस्ट्रेंट्स के बारे में। ठीक है।
it depends on the market conditions, ठीक है? मीनिंग फर्म शुड कंसिडर, रिमेंबर वन थिंग, आपको हमेशा एक बात बताइए कि यार यू कैन नॉट गो विद वन पॉलिसी। अब क्या करना पड़ेगा सर? कंसिडर मल्टीपल अप्रोचेस, मल्टीपल पॉलिसीज, ठीक है, रादर देन ओनली रिलाइंग ऑन पीईएस। ठीक है, देख लें भाई, यहां तक अगर कोई मसला है तो पूछे जरा भाई।